मेजरमेंट ऑफ हीट, इस यूनिट को कहा जाता है कैलोरीमेट्री। क्या कहा जाता है? अगर बात करें कैलोरीमेट्री की, व्हाट इज कैलोरीमेट्री? कैलोरीमेट्री इज नथिंग बट इट इज द स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ हीट। बस हीट को मेजरमेंट करना ही हम लोग क्या बोलते हैं? कैलोरीमेट्री। शुरुआत में क्या होता है कि लोगों को ये लगता था कि हीट एक्चुअल में एक लिक्विड होता है। बाद में लोगों को पता चला कि हीट कोई लिक्विड नहीं है, एक्चुअल में एनर्जी है। पहले लोगों को ये लगता था कि हीट एक लिक्विड है, अगर इस मटेरियल का टेम्परेचर हाई है तो वो लिक्विड जिसका नाम हीट है उसे कैलोरी कहा जाता था। वहीं से नाम आया, वहीं से यूनिट आया कैलोरी। इस मटेरियल के अंदर वो कैलोरिक नाम का लिक्विड भरा पड़ा है तो ये हीटेड है। इस मटेरियल से अगर कैलोरिक नाम का लिक्विड निकल जाए तो ये इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। ऐसा कहा जाता था कि अगर दो बॉडीज है, एक का टेम्परेचर हायर है और दूसरे का टेम्परेचर लोअर है, तो इस हायर टेम्परेचर वाली बॉडी के पास कैलोरिक ज़्यादा है, लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी के पास कैलोरिक कम है। जब दोनों को कॉन्टैक्ट में लाते हो तो हाई टेम्परेचर वाली बॉडी से लो टेम्परेचर वाली बॉडी में वो कैलोरिक लिक्विड फ्लो होने लगता है और हम लोग बोलते हैं कि सर देखो यहाँ पर हीट फ्लो हो रही। बाद में जाके पता चला कि हीट कोई लिक्विड वगैरह नहीं होता, क्योंकि बाद में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम जूल था। उन्होंने वर्क को हीट में कन्वर्ट करके दिखा दिया। उन्होंने बर्फ के दो टुकड़े लिए और बर्फ के दोनों टुकड़ों को ऐसे घिसना चालू कर दिया। जब वो बर्फ के टुकड़ों को घिस रहे थे, जैसे अपने हाथों को भी अगर हम लोग रब करें तो हाथ में कुछ हीट एनर्जी रिलीज होती है, तो उन्होंने बर्फ के दोनों टुकड़ों को रब करना चालू किया और रब करते करते बर्फ पूरी तरीके से मेल्ट हो गई। मतलब क्या हुआ? अगर हम बर्फ को रब कर रहे हैं तो बर्फ पर कुछ वर्क कर रहे हैं और वर्क की वजह से देखा बर्फ मेल्ट हो गई। मेल्ट कैसे हुई होगी? टेम्परेचर बढ़ा। टेम्परेचर क्यों बढ़ा होगा? ड्यू टू हीट एनर्जी। तो बोला गया कि सर देखो, हीट एनर्जी एक्चुअल में एनर्जी का फॉर्म है, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि वर्क भी एनर्जी का ही फॉर्म होता है। मालूम है ना आप लोगों को एनर्जी क्या होती है? कैपेसिटी ऑफ वर्क। अल्टीमेटली दोनों में कोई अंतर नहीं होता। समझ गए आप लोग? तो शुरुआत यहां से होती है कैलोरीमेट्री की। अब कैलोरीमेट्री की बात करें तो कैलोरीमेट्री में आप लोगों को पहले तो एक फंडा बड़ा क्लियर होना चाहिए कि हम लोग हीट के यूनिट को यूज करेंगे कैलोरी, और याद रख लेना 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल होता है। ठीक है, इस 4.18 को जे कांस्टेंट भी कहा जाता है। हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे क्यों इसे जे कांस्टेंट कहते हैं, सारी बातों पर चर्चा होगी। लेकिन अभी आप लोग ये समझो, कैलोरी हीट का एक यूनिट है और जूल भी हीट एनर्जी का एक यूनिट है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, आंसर जूल होता है। ठीक है, होता क्या है, हम लोग अब कुछ स्पेशल टाइप की हीट्स को स्टडी करेंगे, जिसमें पहले टाइप की हीट हम लोगों के पास आती है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होती है? जैसे आप लोगों के पास एक आयरन का ब्लॉक है, आपके पास एक आयरन का ब्लॉक है। इस आयरन ब्लॉक के टेम्परेचर को आप लोगों का, इस आयरन ब्लॉक के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। आपने एक काम किया, एक ब्लॉक लेकर आए। इस ब्लॉक का मास था 1 किलोग्राम। ये स्पेशल कंडीशन है, इसका मास कितना होना चाहिए? 1 किलोग्राम। इसे आप लोगों ने हीटर के ऊपर रख दिया। इस गेट को बंद कर दो। ठीक, हम लोगों ने एक काम किया, एक 1 किलोग्राम का मास लिया, इस 1 किलोग्राम मास को हीटर के ऊपर रख दिया और हीटर से हमने इसे हीट एनर्जी देना चालू किया। जैसे जैसे हम लोग हीट एनर्जी देते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसका टेम्परेचर तो बढ़ता चला जा रहा है। जैसे ही टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, हमने फटाक से हीट एनर्जी को मेजर किया। अब ऑब्वियस है हीट एनर्जी तो मेजर नहीं कर पाए होंगे, लेकिन हमें ये मालूम है कि हीटर को हमने जो भी एनर्जी दी उसे हीटर ने हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया। सो हम लोग हीट एनर्जी को ऐसे मेजर कर लेते हैं, ये देखते हैं कि हीटर ने कितनी एनर्जी कंज्यूम करी। ठीक है, एक 1 किलोग्राम के ब्लॉक को हीटर के ऊपर रखा, टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया और आपको पता चला एनर्जी आई, एनर्जी खर्चा हुई 10 जूल। कितनी खर्चा हुई? तो आप बोलोगे सर इस मटेरियल का स्पेसिफिक हीट 10 जूल है। स्पेसिफिक हीट का मतलब है एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रेजिंग टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ ए यूनिट मास ऑब्जेक्ट। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका मास 1 किलोग्राम हो, 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट एनर्जी चाहिए, उस हीट एनर्जी को हम लोग स्पेसिफिक हीट कहते हैं। सो व्हाट इज स्पेसिफिक हीट? हीट रिक्वायर्ड टू रेज temperature by 1 degree Celsius of an object of unit mass। ठीक है, किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट का जिसका मास 1 किलोग्राम है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया
और हम लोग बोलेंगे कि सर जो एनर्जी देनी पड़ी उस एनर्जी को कहा जाएगा स्पेसिफिक हीट। चलिए ठीक है, एक ऑब्जेक्ट हम लोग लेकर आए, लेट्स से इस ऑब्जेक्ट का मास 1 किलोग्राम है। आपने 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया और जो एनर्जी हम लोगों को देनी पड़ी उसे बोलेंगे एस। ठीक है, हमने बोला कि सर ये स्पेसिफिक हीट हो गई, 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट था, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया, एस एनर्जी देनी पड़ी, सो एस इज स्पेसिफिक हीट। अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट 2 किलोग्राम का होता तो कितना एनर्जी देना पड़ता? 2s। 3 किलोग्राम का होता तो 3s, m किलोग्राम का होता तो ms। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया था, तब हम लोगों को एनर्जी देनी पड़ी ms। अगर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते तो 2ms, 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते तो 3ms। हम लोग लेट से डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करते हैं, सो कितना एनर्जी देना पड़ेगा? ms डेल्टा टी एंड इट इज इक्वल टू q। सो दिस इज फॉर्मूला फॉर स्पेसिफिक हीट। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, s इज इक्वल टू q अपॉन m इंटू डेल्टा टी। s इज इक्वल टू q अपॉन m इंटू डेल्टा टी। समझ गए? किसी भी क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हो 5 चीजें आपको पता होनी चाहिए। नंबर 1 डेफिनेशन आपके पास है, फॉर्मूला आपके पास है, यूनिट को आप लोग देख सकते हो, एनर्जी का यूनिट जूल या कैलोरी लिख सकते हो। हम लोग हीट एनर्जी के लिए चलो कैलोरी लिख देते हैं, मास के लिए किलोग्राम और टेम्परेचर के लिए डिग्री सेल्सियस। सो यूनिट रहने वाला है कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस के बाद बात करें हम लोग, अगर हम इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें, कैलोरी एनर्जी है, एनर्जी और वर्क का डायमेंशन सेम होता है, ml² T-2, मास के लिए m, टेम्परेचर के लिए थीटा। इसे काट दीजिए, आंसर आएगा आप लोगों के पास L² T-2 थीटा इनवर्स। सो दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर स्पेसिफिक हीट। एक स्केलर क्वांटिटी है, ये बात आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। क्या हुआ? टेम्परेचर का यूनिट नहीं होता, हम बोल रहे हैं कि एंगल का यूनिट नहीं होता, लेकिन टेम्परेचर का यूनिट डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर का डायमेंशनल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन थीटा है। जैसे टाइम के लिए टी करते हो, मास के लिए m करते हो, वैसे ही टेम्परेचर के लिए थीटा, टेम्परेचर का यूनिट है, ये टेम्परेचर है थीटा। इतना आगे समझ में बात आपको? ठीक है, सो दिस इज स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट के बाद इसका एक छोटा भाई है जिसका नाम है हीट कैपेसिटी। देखिए हीट कैपेसिटी क्या होता है। एक्चुअल में एक ऑब्जेक्ट आप लोगों के पास आया, उसका मास 1 किलोग्राम था, टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हो, जो एनर्जी लगी उसे हीट आप लोगों ने स्पेसिफिक हीट बोल दिया। मान लो अगर हम मास के स्पेसिफिकेशन को खत्म कर दें, कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास है, इसका मास 1 किलोग्राम है, कितना है फर्क नहीं पड़ता, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, जो हीट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उस हीट एनर्जी को हीट कैपेसिटी कहा जाएगा। अगर ये यूनिट मास का होगा तो कहेंगे स्पेसिफिक हीट, अगर ये किसी भी मास का है तो क्या बोलोगे? हीट कैपेसिटी। समझ गए? स्पेसिफिक हीट को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी कह दिया जाता है, तो अगर कभी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखा हुआ आ जाए तो कंफ्यूज मत करना। सो हीट कैपेसिटी क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर by 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मास का कोई भी बाउंडेशन यहां पर नहीं है। अब सोचो बच्चा, अगर मास का कोई भी बाउंडेशन नहीं है, लेट से एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर आपको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो कितना एनर्जी लगेगा? आप इस फॉर्मूले से देखो, Q इज इक्वल टू m इंटू एस इंटू डेल्टा टी होता है। अगर चेंज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस होगा तो Q का वैल्यू कितना आएगा बेटा? m इंटू एस। सो दिस इज फॉर्मूला फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझ गए आप लोग? इसके यूनिट की बात करो तो भी आप लोग निकाल सकते हो, इसके डायमेंशन की बात करो तो भी आप लोग निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखो, हम यहाँ पर Q ना लिख करके अब यहाँ लिखने वाले हैं C। C इज एयर हीट कैपेसिटी, यहाँ पर Q एनर्जी है, C क्या रहेगी? हीट कैपेसिटी। चलो अच्छा ठीक है, हम इसके यूनिट की बात करें, मास का यूनिट क्या रहेगा बेटा? किलोग्राम। स्पेसिफिक हीट का क्या होता है? कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। तो लिखो यहाँ पर कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, किलोग्राम किलोग्राम कट जाएगा, कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। डायमेंशनल फार्मूला की बात करोगे तो यहाँ पर मास, यहाँ पर आप लोगों को
जस्ट क्या करना है, मास के लिए m, स्पेसिफिक हीट के लिए L² T-2 थीटा इनवर्स। सो दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर हीट कैपेसिटी। ठीक है, कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब जरा स्पेसिफिक हीट की बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट होती है वाटर की। किसकी? वाटर की। वाटर एक ऐसा मटेरियल है जिसका स्पेसिफिक हीट यूनिवर्स में सबसे ज्यादा है, या मान लो जितने भी मटेरियल्स नोन हैं सभी नोन मटेरियल में सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट वाटर का होता है। वाटर का स्पेसिफिक हीट कितना होता है? तो अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए अपने पास 1 ग्राम पानी है, टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो स्पेसिफिक तो हम लोगों को 1 कैलोरी एनर्जी लगती है, मीनिंग 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। दिस इज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। अगर इसे आप लोग किलोग्राम में ले जाओगे, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का भाग लगाइए जो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और आपके पास आएगा 1000 कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इन कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। आप लोग यहां पर देख सकते हो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल होता है। इसको राउंड फिगर में ले आओ, 4.2 हो जाएगा। अगर हम लोग कैलोरी की जगह पर 4.2 जूल कर दें तो हम लोगों को मिलेगा 4200 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। 4200 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, दिस इज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। समझ गए? वाटर की स्पेसिफिक हीट यूनिवर्स में सबसे ज्यादा है, इसीलिए हम लोग एक बात को हम लोगों को एक बात को समझना होगा। जैसे 2 बर्तन आप लोगों के पास हैं, उन दोनों बर्तनों में एक बर्तन में गर्म पानी रखा है और एक बर्तन में गर्म तेल रखा हुआ है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो आप बताइए सबसे जल्दी ठंडा कौन होगा? तेल जल्दी ठंडा होगा, पानी देर में ठंडा होगा। कारण क्या है? पानी का स्पेसिफिक हीट ज्यादा है। पानी को टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए और टेम्परेचर घटाने के लिए ज्यादा एनर्जी निकालनी भी पड़ेगी, क्योंकि तेल की स्पेसिफिक हीट कम है तो टेम्परेचर कम करने के लिए इसे कम एनर्जी बाहर निकालनी है, जो काम ये आसानी से कर सकता है। दैट इज वाई हम लोग सबसे अच्छा कूलेंट मानते हैं वाटर को। मान लीजिए आपके पास एक गर्म कोई भी चीज रखी है जो काफी ज्यादा गर्म है, इसे ठंडा करना है, आपने इसके ऊपर तेल डाल दिया, तेल बोलता है कि मेरी स्पेसिफिक हीट 5 है, आपने इसका टेम्परेचर 40, आपने तेल डाल दिया 20 डिग्री सेल्सियस पर, तेल ने इसकी एनर्जी 1 डिग्री सेल्सियस एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए 5 एनर्जी को इससे बाहर निकाला। तेल का टेम्परेचर 40 हुआ, थोड़ी सी एनर्जी डाउन हुई, आपने पानी को डाल दिया। पानी अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हाई एनर्जी रिक्वायर करता है, तो पानी इसके अंदर से ज्यादा एनर्जी खींचेगा, और हम लोग ये नोटिस करेंगे कि पानी जब इसके अंदर से ज्यादा एनर्जी खींचेगा तो ये जल्दी से ठंडा हो जाएगा या ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि पानी अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा, हाई एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो ये बात आप लोग समझ सकते हो कि किस तरीके से हम लोग पानी को एज ए गुड कूलेंट यूज़ करते हैं। सबसे अच्छा कूलेंट माना जाता है पानी को। समझ गए? ठीक। सो दिस इज हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट की बात करें तो स्पेसिफिक हीट और भी 2 टाइप्स की होती हैं जो हम लोग गैसेज में स्टडी करते हैं। आपकी किताब में आप लोगों को लिखा हुआ मिल जाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट। ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट के बारे में हम अभी आपको बताए दे रहे हैं। कंप्लीट डिस्कशन इसके ऊपर हम लोग करेंगे जब हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को स्टडी करेंगे। मोलर स्पेसिफिक हीट क्या है? जैसे आप लोगों के पास स्पेसिफिक हीट आया, मास 1 किलोग्राम, टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, जो एनर्जी चाहिए उसे स्पेसिफिक हीट बोला। मोलर स्पेसिफिक हीट क्या है? कोई भी गैस है, अब उसका मास 1 किलोग्राम मत लो, उसके अमाउंट को 1 मोल ले लो। किसी भी गैस के 1 मोल अमाउंट का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है तो जो एनर्जी लगेगी, जो हीट एनर्जी चाहिए, उस हीट एनर्जी को मोलर स्पेसिफिक हीट कहा जाएगा। गैस का टेम्परेचर बढ़ाने के कई सारे क्राइटेरिया होते हैं। केमिस्ट्री में आप लोगों ने अभी पढ़ रखा होगा कि एक होता है सीपी, जिसे कहा जाता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। गैस को अगर प्रेशर कुकर में भर के रखो, वॉल्यूम को फिक्स करो, टेम्परेचर जल्दी बढ़ता है। गैस को अगर प्रेशर को फिक्स कर दो तो टेम्परेचर देर में बढ़ता है। ऐसा कैसे होता है? सब कुछ काइनेटिक थ्योरी में जाके पढ़ेंगे। सो अगर मोलर स्पेसिफिक हीट किताब में मिले तो अभी पढ़ लीजिएगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पर इस पर लंबा डिस्कशन होगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपके पास आपको? सो दिस इज अबाउट हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट। अब हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट हम लोग पढ़ चुके हैं, तो हम लोग अब जो फंडा स्टडी करने वाले हैं उसे समझो। अब बेटा हम लोगों को स्टडी करना है अबाउट कैलोरीमीटर। क्या स्टडी करना है? कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर होता क्या है? स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कैलोरीमीटर का, तो एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से आप लोग चेंज इन टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो।
टेम्परेचर निकाल सकते हो, स्पेसिफिक हीट निकाल सकते हो, किसी भी मटेरियल का हीट, किसी भी मटेरियल ने कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करी इसे निकाल सकते हो, कितनी हीट एनर्जी रिलीज कर दी इसे निकाल सकते हो। इसका मोस्टली हम लोग यूज करते हैं फाइनल टेम्परेचर निकालने के लिए। फाइनल टेम्परेचर का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आपके पास एक प्रॉब्लम आ गई, आपसे बोला गया 100 डिग्री सेल्सियस पानी और 20 डिग्री सेल्सियस पानी, 100 डिग्री सेल्सियस वाला 2 किलो, 20 डिग्री सेल्सियस वाला 4 किलो, दोनों को मिक्स कर दिया। अब बताओ फाइनल टेम्परेचर कितना होगा? तो कोई तरीका होना चाहिए ऐसा पता करने के लिए। आपसे बोला गया 10 ग्राम पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर, 10 ग्राम बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर, दोनों को मिक्स कर दिया। अब बताइए कितना टेम्परेचर, अब बताइए यहाँ पर फाइनल टेम्परेचर कितना होगा? तो इन सभी चीज़ों के लिए हम लोग देखो यहाँ पर कैलोरीमीटर को यूज़ करेंगे। और कैलोरीमीटर पहले तो ये समझो कि है क्या। एक्चुअल में कैलोरीमीटर बनाने के लिए हम लोग एक वुडन बॉक्स लेकर आते हैं। कैलोरीमीटर बनाने के लिए हम लोग एक वुडन बॉक्स लेकर आते हैं। वुडन बॉक्स इसलिए, वुड एक इंसुलेटर मटेरियल है, अगर इसके अंदर हमने कोई हॉट ऑब्जेक्ट रखा तो थ्रू कंडक्शन हीट एनर्जी बाहर नहीं जा सकती। कंडक्शन क्या होता है इसके बारे में जब हम लोग ट्रांसफर ऑफ हीट स्टडी करेंगे तब इसे समझेंगे आखिरकार कंडक्शन क्या है। ठीक है, बस ये समझ लो कि हीट एनर्जी इस मटेरियल से चल के बाहर नहीं जाएगी, ये लकड़ी उस हीट एनर्जी को पास होने से रोक लेगी। इसके अंदर भी हम लोग एक इंसुलेटर मटेरियल लगा के रखते हैं और साथ में कॉपर का बॉक्स अंदर रख देते हैं या कॉपर का कोई वेसल अंदर रख दिया जाता है। कॉपर के बर्तन को रखने के पीछे का लॉजिक है क्योंकि कॉपर का स्पेसिफिक हीट बहुत कम होता है। कॉपर का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए, स्पेसिफिक हीट कॉपर का कम है, दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड कॉपर। सो इसके बाद एक लिड लगा दीजिए। ठीक है, एक लिड लगा दीजिए। लिड इज आल्सो मेड ऑफ वुड, एक लकड़ी का ढक्कन लगा हुआ है। इस लकड़ी के ढक्कन में आप लोग इस जगह पर चलो अंदर पानी भरा हुआ है और साथ में एक स्टीरर लगा देते हैं। स्टीरर क्या होता है? स्टीरर मान लो एक चम्मच है, इस चम्मच की हेल्प से आप लोग पानी को अच्छे से सेक कर सकते हो। कारण क्या है? कभी गर्म पानी से नहाए हो? अगर नहाए हो तो मालूम होगा, मतलब गर्म पानी से नहाए हो, नहाए तो सभी लोग हो गए। हमने एक बार नहाया था 2011 में, बस हमको होली खेले थे, बच्चे नाली में फेंक दिया तो वहीं से नाक निकले, फिर नहाना बंद कर दिया। छोटी गंगा बोल के नाले में खुदा दिया, वही वाली घटना। खैर जोक सपाट। देखो इधर एक लड़का था यहीं पे तुम्हारे इधर केशव नगर में, जानते हो उसको, वैभव मिश्रा, तुम लोग जानते हो, बहुत दारू पीता है, जानते हो, उसमें बोल दिया काटना पड़ेगा है ना। तो वो इनके पापा मुकेश सर, इन्हीं ने पूछा, वो नाली में गिर गया, लल्ला कैसे गिर गए? वो दोबारा फिर कुदियाई से गिर गए, पूछना जाके हम होंगे उस टाइम पे 8 क्लास में, तब की बात है। नहीं हमको कोई नाली नहीं फेंक सकता, हम बहुत बाहुबली टाइप के बच्चे थे। हम उस बच्चे से मतलब ही नहीं रखते थे जो बच्चा थोड़ा लड़का टाइप का रहता था। हमारे आज तक झगड़ा नहीं हुआ किसी से, हम बिल्कुल अपना रिजर्व रहे और वो सही है। वो तुम लोग को ऐसे बता देते फालतू की बात, डराने के लिए, हाँ, खौफ मचाने के लिए। आ जाए अपने टॉपिक पर, ये सब काटना पड़ेगा यार, है ना? हाँ काट देंगे। देखिए तो एक स्टीरर लगा देते हैं। स्टीरर की बात करें तो आप लोग यहाँ पर समझो, स्टीरर एक्चुअल में एक चम्मच है। जब हम लोग कोई हॉट ऑब्जेक्ट इसके अंदर डालेंगे तो हॉट ऑब्जेक्ट की बात करें तो जब हॉट ऑब्जेक्ट को डालेंगे तो पानी उस जगह पर गर्म होगा। हम चाहते हैं कि पानी का जो हीट है या जो गर्म पानी है वो इवन हो जाए, बराबर मात्रा में फैल जाए, इसलिए हम लोग स्टीरर से इससे अच्छे तरीके से सेक करेंगे। और फिर एक लगा देते हैं थर्मोमीटर। थर्मोमीटर का काम है टेम्परेचर को मेजर करना। एक थर्मोमीटर यहाँ पर लगा देते हैं, टेम्परेचर को मेजर करेगा। क्या बात बता दी, टेम्परेचर को मेजर करेगा। इधर देखो, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर लेट से कैपिटल टी है। कितना है? कैपिटल टी। अंदर पानी भरा हुआ है, पानी का टेम्परेचर है टी इनिशियल। कितना है? टी इनिशियल। अब हम आप लोगों से पूछें कि एक बात बताओ बच्चा, कि अगर इस हॉट ऑब्जेक्ट को हम लोग इस कैलोरीमीटर के अंदर डाल दें तो फाइनल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर कितना होगा? तुम बोलोगे बड़ा सिंपल है, इसे उठाया यहाँ पर डाल दिया। जैसे ही आप लोग इस जगह पर इसे डालोगे तो
ये इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, हीट हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो होती है, पानी को हीट एनर्जी मिलने लगेगी और पानी हीट एनर्जी को पा करके गर्म होने लगेगा। जब पानी गर्म होगा तो थर्मोमीटर रीडिंग बता देगा कि मालिक टेम्परेचर बढ़ने लगा है, और जब तक टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तब तक हम लोग स्टीयर घुमाते जाएंगे, और जैसे ही एक बार टेम्परेचर बढ़ना बंद हो गया हम समझ गए कि हाँ अब सभी इस पानी के आसपास, या ऐसा समझ लो कैलोरीमीटर के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है, पानी, कॉपर और ये ब्लॉक, इन तीनों का टेम्परेचर सेम हो चुका है। लेट से सेम टेम्परेचर अपने पास आया स्मॉल टी, सेम टेम्परेचर कितना आ गया स्मॉल टी। अब हम आप लोगों से पूछें एक बात बताओ, मटेरियल ने कितनी एनर्जी लूज करी, हीट लॉस्ट, मटेरियल ने कितनी एनर्जी लूज करी? तो आप लोग बोलोगे देखो सर इसका टेम्परेचर ज़्यादा था तो ऑब्वियस है यही ठंडा हुआ है, एनर्जी इससे बाहर गई है। तो हम बोलेंगे सर इसने देखो कितनी एनर्जी लूज करी है, मास इनटू स्पेसिफिक हीट, मास मटेरियल का, हम इसके मास को लिख देते हैं m, स्पेसिफिक हीट को लिखते हैं s, और लेट से इसने जो हीट एनर्जी लूज करी है उसके लिए मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू चेंज इन टेम्परेचर करिएगा। टेम्परेचर शुरुआत में कितना था कैपिटल T, फाइनल कितना हो गया स्मॉल t। सो हम लोगों को इतना हीट एनर्जी में लॉस मिला। हीट एनर्जी बढ़ी किसकी, पानी की, और जिस बर्तन में रखा हुआ है कॉपर की, इन दोनों की हीट एनर्जी बढ़ गई। तो हमने पूछा कि बताओ हीट गेन कितना हुआ, तो आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है, पानी की बात करो तो मास ऑफ वाटर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू चेंज इन टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर चेंज कितना हुआ, फाइनल टेम्परेचर T, इनिशियल टेम्परेचर T इनिशियल। देखो पानी का टेम्परेचर बढ़ा है तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर को घटा दिया आप लोगों ने, ठीक है। क्या कॉपर के बर्तन का भी टेम्परेचर बढ़ा होगा, ऑब्वियस है बढ़ा होगा। तो आप लोगों ने मास रखा कॉपर के वेसल का, स्पेसिफिक हीट रखी कॉपर के वेसल की, और इसका भी टेम्परेचर T माइनस T इनिशियल। ऑब्वियस है जितना वाटर का टेम्परेचर रहा उतना ही कॉपर का टेम्परेचर रहा। फिर क्या करते हैं, हम लोगों ने बोला सर देखो यहाँ पर जो ब्लॉक हम लोगों ने डाला उसने एनर्जी को लूज किया, और जो वाटर और कॉपर का वेसल था उनकी एनर्जी बढ़ गई, कुछ एनर्जी बर्बाद तो हुई नहीं। तो ब्लॉक ने जितनी एनर्जी लूज करी उतनी ही एनर्जी वाटर और कॉपर के वेसल को मिली, मतलब जितना एनर्जी में लूज हुआ, जितना एनर्जी लॉस्ट है उतना ही एनर्जी गेन भी है। जितनी एनर्जी ब्लॉक ने दी उतनी एनर्जी वाटर ने एब्जॉर्ब कर ली, यही तो हुआ। तो हम लोग बोलते हैं सर हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन। इसे कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। हम यहां लिख नहीं रहे हैं, आप लोग लिख लेना प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ठीक है। हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस्ट। सो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपिटल T माइनस T इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर T माइनस T इनिशियल प्लस मास ऑफ कॉपर स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर T माइनस T इनिशियल। ये फंडा आप लोगों के पास आया। अब कॉपी निकाल लो, कुछ न्यूमेरिकल करवाने जा रहे हैं इसके। देखो एक कैलोरीमीटर हम लोगों के पास है, अंदर एक कॉपर का पॉट है, और इस कॉपर के पॉट का मास हम लोग ले लेते हैं 2 किलोग्राम। ये कॉपर के पॉट का मास है, ठीक है। कॉपर की स्पेसिफिक हीट की बात कर ले तो हम लोगों के पास लेट से कॉपर की स्पेसिफिक हीट आ गई, कर लेते हैं 500। कितनी कर लेते हैं 500, यूनिट नहीं लिख रहे हैं, यूनिट इज कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अंदर कुछ पानी भरा हुआ है, पानी का मास हम लोगों के पास है लेट से 5 किलोग्राम, एंड यू नो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दैट इज 1000 कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हमने इसका स्पेसिफिक हीट 1000 लिख दिया। आपके पास एक ब्लॉक था जिसका मास 2 किलोग्राम, स्पेसिफिक हीट इसकी थी 800, टेम्परेचर इसका था 50 डिग्री सेल्सियस, अंदर पानी का टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस। आपने इस ब्लॉक को इसके अंदर डाल दिया। आपको बताना है कि फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। क्या बताना है, फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। फाइनल टेम्परेचर निकालने के लिए देखो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले ये देखते हैं कि सर जब इस ब्लॉक को हमने अंदर डाला तो एनर्जी लूज कौन करेगा, ब्लॉक। सो हाउ मच इज एनर्जी लॉस्ट। आप लोग बोलोगे सर मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर होता है, हम डायरेक्ट यहाँ पर रखने वाले हैं। मास कितना है बेटा 2, स्पेसिफिक हीट 800, चेंज इन टेम्परेचर की बात करो, इसका टेम्परेचर 50 था और बाद में लेट से टेम्परेचर हो गया T, तो टेम्परेचर में चेंज आएगा 50 माइनस T, समझ गए। इसके बाद हाउ मच इज हीट गेन्ड, कितनी हीट मिल गई, तो इस वाटर और कॉपर के पॉट को हीट मिलने वाली है। तो हम लोग बोलेंगे सर देखो पहले वाटर की बात करो, वाटर का मास है 5, वाटर की स्पेसिफिक हीट है 1000
और वाटर का चेंज इन टेम्परेचर की बात करोगे तो फाइनल टेम्परेचर T, इनिशियल टेम्परेचर 20, देन यू कैन राइट T-20। कितना लिखोगे? T-20। तो ये हम लोगों के पास हो गया हीट गेन। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो कॉपर के बर्तन को भी हीट मिलने वाली है। तो कॉपर का बर्तन का मास हम लोगों के पास 2 है, स्पेसिफिक हीट 500, और चेंज इन टेम्परेचर की बात करोगे तो कॉपर के बर्तन का फाइनल टेम्परेचर T हुआ, इनिशियल टेम्परेचर 20 था, देन यू विल गेट T-20। और जस्ट दोनों को बराबर रखना है और अपना आंसर आ जाएगा। जस्ट दोनों को बराबर रखना और अपना आंसर आ जाएगा। अब देखो न्यूमेरिकल में एक बहुत गूढ़ बात बताने जा रहे हैं, उसे समझो, बहुत अहम बात। आप यहां पर करोगे 8 दूनी 16, 1650 माइनस T इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा 5000 T-20, इधर हो जाएगा 1000 और ब्रैकेट में रहेगा T-20। बोलिए कोई दिक्कत की बात? इतना रहने वाला है। सोचने वाली बात यह है कि 1650 माइनस T को अगर हम उधर भेज दें तो इधर बचेगा 0, 5000 T-20 प्लस 1000 T-20। अब देखो यहां पर एक काम डायरेक्ट करेंगे, ये 1600 वाला टर्म इधर भेजेंगे, माइनस का आएगा, उस माइनस को हम इस ब्रैकेट के अंदर ही पहुंचा देंगे, तो इसे हम प्लस का ही रख रहे हैं। 1600 और हो जाएगा T-50। कितना हो जाएगा? 1600 T-50। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? यहां तक कोई चीज बाउंस करी हो तो बता दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई। आज के बाद कैलोरी मीटर का न्यूमेरिकल आए तो ना कोशिश करना कि आप लोग हीट लॉस हीट गेन निकालो, क्योंकि यहां पर क्या है, हीट कितनी लूज हुई इस पर हम लोग हायर टेम्परेचर माइनस लोअर करते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि पहले 50 गिवन था, बाद में T हो गया। कितनी हीट गेन हो गई, हम लोग हायर माइनस लोअर ही करते हैं, क्योंकि हमें मालूम था वाटर का टेम्परेचर बढ़ा होगा, तो हम लोगों ने T-20 किया। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्यों हम लोग पहले T-50 करें या 50-T करें, किस टेम्परेचर से किसको घटाएं। तो सिंपल सा दिमाग में एक फंडा रखो, आप लोगों को अगर कभी भी ऐसा सवाल आए, 3-4 चीजें मिक्स करी गई हैं, फाइनल टेम्परेचर T हो गया है, हर जगह आपको करना है फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर, सबको एक तरफ रखना है और बराबर में कितना रखना है? 0। बराबर में कितना रखना है? 0। सॉल्व करिए, आंसर आपके पास होगा। चलो हम एक सवाल अब इसका करके बताएं। ठीक है, हम एक दूसरा सवाल दे रहे हैं, बार बार हम कैलोरी मीटर नहीं रखेंगे, हम थोड़ा इजी सवाल देंगे। रब करें इसको। देखिए, आपके पास 3 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, आपके पास 3 ऑब्जेक्ट हैं। इसका मास 20 डिग्री सेल्सियस, इसका मास 40 डिग्री सेल्सियस, इसका मास इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, इसका मास 2 किलोग्राम, इसका मास 3 किलोग्राम और इसका मास 6 किलोग्राम। इसकी स्पेसिफिक हीट S, इसकी 2S और इसकी 3S। अगर इन तीनों को मिक्स कर दें तो कितना होगा फाइनल टेम्परेचर? हाउ मच विल बी द फाइनल टेम्परेचर, ये पूछा गया। आपको कोई दिमाग नहीं लगाना कौन किसका टेम्परेचर घटेगा किसका टेम्परेचर बढ़ेगा। आपने बोला फाइनल टेम्परेचर कितना होगा? T। आपने फटाक से एक तरफ रखा 0, दूसरे तरफ सॉल्व करो, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर। हम बिना फॉर्मूला लिखे सीधे करें, मास कितना 2, स्पेसिफिक हीट कितनी S, चेंज इन टेम्परेचर के लिए क्या करना है? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल टेम्परेचर कितना होगा? T। तो कर दो T-20 प्लस मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर T-40 प्लस मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर T-10। अरे बोलो कोई दिक्कत की बात? S कॉमन लेके इधर भेज दो, कट जाएगा, सॉल्व करो। 0 इज इक्वल टू 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 का अंदर मल्टीप्लाई 240, ठीक है। यहां पर 18 का अंदर मल्टीप्लाई करो, इतना होने वाला है। अब देखो बच्चा, 2T 60 और 18T, यहां पर 18 इंटू 20 हो जाएगा, आंसर कितना बचेगा? 26T। माइनस 40 माइनस 240 माइनस 180, माइनस 240 और 40 को जोड़ोगे माइनस 280 होगा, इसे जोड़ लोगे 8 8 60 होता है, कितना होगा? 460। पक्की बात? 460 सही बताना, वरना ऑनलाइन बेइज्जती करवा दो। ठीक है, तो 26 का जस्ट में भाग दे दीजिए और आपको फाइनल टेम्परेचर मालूम चल जाएगा कि कितना रहने वाला है फाइनल टेम्परेचर।
देखिए वाटर इक्विवेलेंस क्या होता है, जैसे आप लोगों के पास एक बर्तन में, एक बर्तन छोड़ो, आपके पास कोई एक डिवाइस है, फॉर एग्जांपल लेट से आपके पास आयरन का कोई एक पीस है। जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास ये आयरन का एक पीस आया, इस आयरन के पीस को आप लोगों ने गैस स्टोव पर रख दिया या किसी भी ऐसी जगह पर रखा जिससे आप इसका टेम्परेचर रेज करते हो। आपने इसे रख दिया और टेम्परेचर बढ़ाना चालू किया। जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आपने नोटिस किया इस ब्लॉक का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको 100 जूल एनर्जी लगी। कितनी एनर्जी लगी? टेम्परेचर कितना रेज किया? 1 डिग्री सेल्सियस। फिर आप लोगों ने इसे हटा दिया, एक बर्तन में पानी को लाए, पानी के मास को आपने रखा 10 ग्राम। 10 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया और आपने देखा कि आपको 80 जूल एनर्जी खर्चा हुई। आपने 15 ग्राम पानी कर दिया, 15 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया एंड यू नोटिसेस दैट एनर्जी रिक्वायर्ड इज 100 जूल। तो आप लोग देखते हो कि अगर आप लोग 100 ग्राम पानी का टेम्परेचर बढ़ाओ तो कितनी एनर्जी लगती है? 100 जूल। समझ गए? मीनिंग इस ब्लॉक का भी टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, 100 जूल एनर्जी। 15 ग्राम पानी का भी टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, 100 जूल एनर्जी। तो आप लोग हीट के सेंस में आप लोग ये समझ सकते हो कि ये ब्लॉक और 15 ग्राम वाटर दोनों को बराबर हीट एनर्जी चाहिए। अगर कभी भी मान लीजिए हमें कभी हीट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आए और उस प्रॉब्लम में इस ब्लॉक की बात चलेगी, ब्लॉक की स्पेसिफिक हीट हमको नहीं मालूम है, जैसे ही ये ब्लॉक आया ब्लॉक को हटाएंगे, 15 ग्राम पानी लेकर आएंगे, हम लोग 15 ग्राम पानी मान लेंगे इस ब्लॉक की जगह पर और स्पेसिफिक हीट हम लोग यहां पर वाटर की यूज करने लगेंगे। समझ गए आप लोग? तो वाटर इक्विवेलेंस का मतलब है वाटर का वो अमाउंट जो सेम एनर्जी रिक्वायर्ड, जिसको सेम एनर्जी चाहिए 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना कि इस ब्लॉक को या इस मटेरियल को चाहिए। समझ आई बात आपको? लिख लीजिए, अमाउंट ऑफ वाटर that requires same heat to raise temperature to raise unit temperature कर लो, as given ऑब्जेक्ट। ठीक है, गिवन ऑब्जेक्ट के बराबर हीट एनर्जी यूनिट टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट एनर्जी अमाउंट ऑफ जिस अमाउंट ऑफ वाटर को चाहिए उस अमाउंट ऑफ वाटर को हम लोग बोल देंगे वाटर इक्विवेलेंस। समझ आई बात आपको? ठीक है, वाटर इक्विवेलेंस की बात करें तो इसका यूनिट वगैरह आप किलोग्राम को मान सकते हो। आई सर की बस। अब मान लीजिए आपके पास एक कैलोरी मीटर का सवाल है। इस कैलोरी मीटर के अंदर वाटर का एक पॉट है। इस वाटर के पॉट के अंदर देखिए क्या कहानी है। इस जगह पर एक बर्तन में पानी भरा हुआ है, पानी का टेम्परेचर है, पानी का मास है 100 ग्राम और इस कॉपर के बर्तन का वाटर इक्विवेलेंस आपको दिया गया। वाटर इक्विवेलेंस को भी हम लोग एम से ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब की बार कॉपर के बर्तन का मास नहीं पता, आपको सिर्फ कॉपर के बर्तन का वाटर इक्विवेलेंस दे दिया गया है, दैट इज 20 ग्राम और बोल दिया गया है इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। आपने एक ब्लॉक इसके अंदर डाला जिसका मास था 20 ग्राम, टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर बताओ। देखें कितने लोग बता पाएंगे, कोई हिंट नहीं देंगे। ये सोचो क्या है, हमने क्या बताया? हमने वाटर इक्विवेलेंस बोला है, मतलब कॉपर के बर्तन को भूल जाओ, कॉपर के बर्तन की जगह आप ये समझ लो कि 20 ग्राम पानी रखा हुआ है, तो टोटल कैलोरी मीटर के अंदर 120 ग्राम वाटर है, ना कि कोई कॉपर का बर्तन है। ये मत, पहले तो ये एक तरफ 0 रख लो बराबर में। इस ब्लॉक के पास जाओ, ब्लॉक का मास कितना 20, स्पेसिफिक हीट की बात करें 4, टेम्परेचर क्या करोगे फाइनल माइनस इनिशियल, ब्लॉक का टेम्परेचर कितना है 20 प्लस। अब जब तुम कैलोरी मीटर के पास जाओगे तो कैलोरी मीटर में 2 ऑब्जेक्ट है, वाटर और कॉपर का पॉट। इस वाटर और कॉपर के पॉट का, जब कॉपर के पॉट का वाटर इक्विवेलेंस मिल गया तो कॉपर के पॉट को भूल जाओ, उसकी जगह 20 ग्राम पानी समझ लो, तो टोटल कैलोरी मीटर के अंदर 120 ग्राम पानी है। कितना वाटर है? 120 ग्राम। कॉपर का बर्तन गायब, तो 120 ग्राम पानी है। पानी की स्पेसिफिक हीट 1, चेंज इन टेम्परेचर के लिए बात करोगे फाइनल माइनस इनिशियल। ये कहानी है, सॉल्व कर लो।
यहां पर एक काम करो, 20 कॉमन लेके इधर भेज दो, ठीक है, बचेगा 4t माइनस 20 प्लस 3t माइनस 100। सॉल्व करो, 4t माइनस 80 प्लस 3t माइनस 600, तो ये 4 3 हो जाएगा 7t और ये हो जाएगा 680। इधर आ जाएगा प्लस का, कटेगा क्या ये, तब भी देख लो, 7 9 63, बचेगा कितना बेटा, 5 50 7 7 49 97 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। आगे सॉल्व कर लेना। नहीं आया, इतना आ गया था, कोई बात नहीं। कितने लोग यहां तक पहुंच गए थे, वाटर इक्विवेलेंस वाले फंडे को समझ गए थे? बाकी आपने वैल्यू ये रख ली थी, 120 ग्राम वाटर ऐसे कर लिया था। हाँ तो कोई बात नहीं, देखो कैलकुलेशन मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, खूब प्रैक्टिस करने के बाद भी हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिस करते जाओ तो कैलकुलेशन मिस्टेक्स कम होंगी। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? अब देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगी जिसमें कन्वर्जन होगा स्टेट का। जैसे आपको बोल दिया गया 20 ग्राम बर्फ है और बर्फ को पानी में कन्वर्ट, बर्फ 20 ग्राम बर्फ है और 20 ग्राम पानी है, दोनों को मिला दिया। आपसे बोला गया कि बताओ फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, तो आप लोग बोलोगे बर्फ का टेम्परेचर 0, पानी का टेम्परेचर 100 और सेम तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, लेकिन आंसर गलत होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर एक कंसेप्ट आएगा लेटेंट हीट का। अब देखते हैं लेटेंट हीट क्या होती है। एक टॉपिक है जिसे कहा जाता है लेटेंट हीट। हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो, कोई बड़ी बात नहीं, टू इज ह्यूमन। 10-15 दिन बाद हम भगवान बन जाएंगे, फिर कोई गलती नहीं होगी। ह्यूमन है जब तक तब तक हो रही है। देखिए, तो हम बात करने वाले हैं वाटर इक्विवेलेंस की बात हो गई है। वाटर इक्विवेलेंस के बाद लेटेंट हीट। देखिए लेटेंट हीट क्या होती है। एक्चुअल में आपने एक एक्सपेरिमेंट करा, ठीक है, एक्चुअल में क्या आपने किया एक एक्सपेरिमेंट। देखिए उस एक्सपेरिमेंट में आप लोगों ने एक बर्तन ले लिया, इस बर्तन में आप लोगों ने बर्फ के कुछ टुकड़े रखे हुए हैं, आइस क्यूब्स रखे हुए हैं, ठीक है, और इसे आप लोग किसी ऐसे मटेरियल के ऊपर रखते हो जो हीट का सोर्स है, जिससे आप लोगों को हीट एनर्जी मिल सकती है। बर्नर के ऊपर आप लोगों ने रख दिया। यहाँ पर आप लोगों ने एक थर्मोमीटर लगा दिया हुआ है। थर्मोमीटर यहाँ पर टेम्परेचर को मेजर करेगा और साथ में एक घड़ी दीवार पर लगी हुई है, इससे आप लोग टेम्परेचर को मेजर करोगे, सॉरी टाइम को मेजर करोगे, ठीक है। टाइम और थर्मोमीटर से दोनों की रीडिंग निकाल करके आप लोग एक ग्राफ को ड्रॉ करते हो। इस ग्राफ में आप लोग क्या करोगे, एक्स एक्सिस पर रखोगे टाइम को, वाई एक्सिस पर रखोगे टेम्परेचर को। एक्स एक्सिस में रखोगे टाइम को, वाई एक्सिस में किसको रखोगे, टेम्परेचर को। तो टाइम और टेम्परेचर को आप लोग रखते हो। और इतना करने के बाद अब देखो बच्चा, आप लोग क्या करोगे, आप लोग हीट एनर्जी को देना चालू करते हो। जब हीट एनर्जी को आप लोग देना चालू करते हो तो आप लोग ये देखते हो कि जैसे जैसे हीट एनर्जी यहां पर जाती है, बर्फ मेल्ट होना चालू हो जाती है, ठीक है। बर्फ का टेम्परेचर हम लोग 0 ना मान करके, मीनिंग डिग्री सेल्सियस में ना मान करके, लेट्स से हम लोग केल्विन में रख रहे हैं, क्योंकि ग्राफ हम लोग यहां से चालू करेंगे, ठीक है। तो चलो देखो, क्योंकि अगर बर्फ का टेम्परेचर हमको माइनस में ले जाना पड़ेगा, हम ऐसा नहीं करना चाहते। जस्ट हम यहाँ पर देखो क्या कहना चाहते हैं। बर्फ का टेम्परेचर लेट से अभी था -20 डिग्री, कितना था, -20 डिग्री सेल्सियस था। हम उसे केल्विन में रखे हुए हैं, तो बस ये समझ लो कि हम यहाँ से चालू करेंगे, या ऐसा मान के चलो बर्फ का टेम्परेचर ही 0 केल्विन है, -273 डिग्री सेल्सियस है। ऐसे एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक। आप लोगों ने टेम्परेचर बढ़ाना चालू किया, हीट एनर्जी आती थी, बर्फ का टेम्परेचर बढ़ता था, टेम्परेचर बढ़ता जाता था, टाइम बढ़ता जाता था। आप लोग टाइम और टेम्परेचर की रीडिंग निकालते गए और इस तरीके से एक ग्राफ बनता चला गया। जैसे ही टेम्परेचर पहुंचा 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, आप लोगों ने नोटिस किया टेम्परेचर बढ़ना ही बंद हो गया। हीट एनर्जी आ रही है, नीचे जो बर्नर है वो बराबर जल रहा है, हीट एनर्जी आ रही है, टेम्परेचर बढ़ना बंद हो गया। टेम्परेचर बढ़ना बंद हो गया और साथ ही साथ यहाँ पर टाइम चल रहा है। तो हमने टाइम को तो बढ़ाया, लेकिन ऑब्जर्व किया कि टेम्परेचर बढ़ना बंद हो गया। टेम्परेचर बढ़ना क्यों बंद हुआ, समझ नहीं आ रहा। तो ऑब्जर्व करते हैं, हम लोग ये नोटिस करते हैं कि इस टेम्परेचर पर बर्फ पिघल रही है। बर्फ क्या कर रही है, मेल्टिंग चालू है इस प्रोसेस पर। इस टेम्परेचर पर मेल्टिंग तो हो रही है, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। तो समझ में आता है कि हीट 2 काम कर सकती है, या तो वो टेम्परेचर को रेज करेगी, अगर टेम्परेचर रेज नहीं हो रहा है तो स्टेट को चेंज करेगी। बात समझ में आई। और जैसे ही एक बार पूरी की पूरी बर्फ पानी में कन्वर्ट हो गई, टेम्परेचर फिर से बढ़ने लगा।
और 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पर फिर से टाइम बढ़ता जा रहा है और टेम्परेचर फिर से रुक गया, मीनिंग उस टेम्परेचर पर पूरा का पूरा पानी कन्वर्ट हो रहा होगा स्टीम में। समझ आई बात आपको? तो हीट क्या करेगी? दो काम, या तो वो टेम्परेचर को बढ़ाएगी और या तो वो स्टेट को चेंज करेगी, और दोनों काम साइमल्टेनियस नहीं होंगे, दोनों काम साइमल्टेनियस नहीं होंगे। अगर एक बर्तन में बर्फ रखी है, जब तक पूरी की पूरी बर्फ मेल्ट नहीं हो जाएगी टेम्परेचर कितना रहेगा? 0। अब अच्छा एक बात बताओ, 0 डिग्री टेम्परेचर बर्फ का होता है कि पानी का? दोनों का। किसका? दोनों का। बात समझ में आई? आप एक पानी को ठंडा करना चालू करते हो, ठंडा करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, पानी का टेम्परेचर 0 पहुंचेगा, उससे और एनर्जी निकालोगे, तो जब पानी को और ठंडा करोगे टेम्परेचर तो 0 ही रहेगा, फिर वो कन्वर्ट होने लगेगा बर्फ में। बर्फ को पानी में कन्वर्ट कर रहे हो, गर्म करते जा रहे हो, टेम्परेचर 0 पहुंचा, एनर्जी दोगे वो स्टेट को चेंज करेगी, फिर जाके जब 0 टेम्परेचर पूरा पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, देन इट विल स्टार्ट रेजिंग टेम्परेचर। समझ में आई बात? पक्की बात? तो हीट एक टाइम पर कितने काम करेगी? एक। दोनों काम साइमल्टेनियसली नहीं होंगे, या तो टेम्परेचर बढ़ेगा या तो स्टेट चेंज होगी। बात समझ में आ गई? अब देखो हम लोग समझते हैं व्हाट इज लेटेंट हीट। लेटेंट का वर्ड का मतलब होता है छुपा हुआ, हिंदी में इसे बोला जाता है गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा क्या है? हीट का प्रभाव सिर्फ हम लोग एक ही तरीके से नोटिस करते हैं, टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, और हम लोग देख रहे हैं टेम्परेचर तो बढ़ ही नहीं रहा। मतलब यहां पर जो हीट एनर्जी है वो छुप रही है, और वो कहां छुप रही है? स्टेट को चेंज करने में। तो लेटेंट हीट का मतलब होता है हीट रिक्वायर्ड। देखो यहां पर एक बात समझिए, हम लोग यूनिट मास की बात करेंगे, पर यूनिट मास टू चेंज स्टेट विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर ऑफ मटेरियल। कॉल्ड लेटेंट हीट। बोलिए, क्या आपको लेटेंट हीट समझ में आ गई? पक्की बात? आगे समझ में? याद कर लो, लेटेंट हीट दो प्रकार की होगी, एक होगी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, एक होगी लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। बर्फ जब पिघलती है तब लेटेंट हीट अलग है, और वेपराइज होती है तब लेटेंट हीट अलग। अच्छा एक बात बताओ, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पानी का है कि वेपर का? दोनों का। ठीक है, लेकिन वेपर का टेम्परेचर जरूर 100 है, लेकिन वेपर के पास एनर्जी ज्यादा है। पानी का टेम्परेचर 100 है लेकिन एनर्जी कम है, क्योंकि पानी जब 100 पे है तो उसे और एनर्जी चाहिए, तब वेपर में कन्वर्ट होगा। वेपर के पास एनर्जी ज्यादा होगी, पानी के पास एनर्जी कम होगी। 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस और वाटर के पास एनर्जी ज्यादा है, आइस के पास एनर्जी कम है। आइस को और एनर्जी दोगे तब ये वाटर में कन्वर्ट होगा। बात समझ में आई आपको? पक्की बात? न्यूमेरिकल कराएं इसका अब हम कोई? ठीक है। अच्छा यहाँ पर पहले फॉर्मूले को देख लो। मान लो यूनिट ऑब्जेक्ट का आप लोगों ने स्टेट चेंज किया और एनर्जी आपको देनी पड़ी L, तो m किलोग्राम मास को कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? ml। सो फॉर्मूला हो गया Q इज इक्वल टू ml। L की बात करोगे, इसका यूनिट, इसका फॉर्मूला हो जाएगा Q बाई m। भाई से नहीं चिल्लाएगा ये, यहीं पे ऐसे हम स्टाइल से खड़े रहे, यही देखना तुम कट करके, अभी किसी को खांसना आसना और खा सकते हो, यहीं से हम अभी करें। हाँ देखो, तो L इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाई m। Q की बात करोगे यूनिट जूल, मास का कितना रहेगा? मास हो जाएगा किलोग्राम। अगर इसके डायमेंशन फॉर्मूले की बात करना तो L स्क्वायर T माइनस 2।